ईश्वर का तमाचा। न्यू ईयर की पार्टी का जोरदार तमाचा। गांव के बाहर चबूतरे पर बैठी अम्मा जी को किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वहीं पास में रहने वाला 10 वर्षीय प्रीतम अम्मा जी को बोल रहा था, अम्मा जी, मेरी दादी माँ ने आज आपको हमारे घर बुलाया है, जरूर आना, भूल मत जाना। कहकर प्रीतम खेलते हुए वहां से आगे बढ़ गया तो अम्मा जी अपनी लाठी की टेक से धीरे धीरे प्रीतम के घर पहुंच गईं। वहां जाकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, लेकिन अम्मा को इतने बड़े समारोह से क्या लेना देना था। उन्हें तो सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए था, फिर चाहे वो रखा सूखा हो या 56 भोग, बस पेट भरने से मतलब था। उनकी सूनी आंखों में एक अजीब सा सूनापन दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे वो कई दिनों से किसी का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन शायद उनके इंतजार की घड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो प्रीतम के घर जाकर एक कोने में बैठ गईं। अम्मा को वहां बैठे करीब 1 घंटा हो गया था, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। तभी उस समारोह में आए एक मेहमान ने जाकर प्रीतम की दादी रुक्मणी जी को बताया कि कोई बुढ़ी अम्मा करीब 1 घंटे से एक ही जगह पर बैठी हुई हैं, वो किस लिए आई हैं जरा जाकर पूछ लो। तब अचानक रुक्मणी जी को याद आया कि अरे, मैं तो भूल ही गई कि मैंने बिमला बहन जी को बुलावा भेजा था, बेचारी कब से मेरा इंतजार कर रही होंगी। कहते हुए वो जल्दी से उठी और सबसे पहले भंडारे कक्ष में गई और अम्मा जी के लिए भोजन की थाली लेकर आई और अम्मा जी के पास आकर माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ करना बहन जी, घर में काम अधिक होने की वजह से मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई। तो अम्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं बहन, लेकिन ये बताओ ये समारोह किस लिए हो रहा है। तो रुक्मणी जी ने बताया कि आज मेरे पति रामकिशन जी की पहली बरसी थी, इसलिए हमने पूरे गांव की दावत रखी थी। अच्छा बहन बोलकर अम्मा जी खाने लगी। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वो थोड़ी ही देर में पूरी थाली चट कर गईं और रुक्मणी जी को आशीर्वाद देते हुए वहां से चली गईं। अम्मा जी कहाँ से आई हैं और कहाँ रहती हैं ये किसी को भी नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर था कि अम्मा जी रोज सुबह गांव के उस चबूतरे पर आकर बैठी रहती थीं। शायद वो वहां बैठकर किसी का इंतजार करती थीं। गांव के कई लोगों से उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं बताया। कहते न खाने वाले का नाम दाने दाने पे लिखा होता है। बस यही था अम्मा जी के साथ भी। अम्मा जी ने अपने आप बीती केवल प्रीतम की दादी माँ रुक्मणी जी को ही बताई थी, क्योंकि रुक्मणी जी भी लगभग अम्मा जी की हम उम्र थी और वो बहुत बार बिमला जी के पास आकर घंटों घंटों तक बातें करती रहती थी। इसलिए एक दिन वो दोनों गांव के बाहर उसी चबूतरे पर बैठी हुई थी जहां बिमला जी अक्सर अकेली बैठी रहती थी। बातों ही बातों में एक दिन रुक्मणी जी ने जोर देकर पूछ ही लिया कि बहन जी, आज आपको बताना ही होगा कि आप यहाँ पर अकेली क्यों बैठी रहती हैं। तो बिमला जी भी अपने मन की व्यथा रुक्मणी जी के सामने खोल बैठी कि एक समय ऐसा था बहन कि भगवान की कृपा से हमारे पास कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की शादी हुई तो बहू के आने की इतनी खुशी थी, लेकिन वह खुशी चंद मिनटों में ही चकनाचूर हो गई, क्योंकि बहू ने आते ही पूरे घर में तूफान ला दिया था। उसने घर में पैर रखते ही अपने पति यानी कि मेरे बेटे सुनील से बोल दिया कि वो उसके माता पिता के साथ हरगिज नहीं रहेगी, लेकिन मेरे बेटे सुनील को उसकी ये बात नागवार लगी। उसने अपनी पत्नी सुमन को समझाते हुए कहा, देखो सुमन, तुम अपनी हदें पार कर रही हो। तुमने घर में पैर रखा नहीं, उससे पहले ही मेरे माता पिता से दूर होना चाहती हो। कहते हुए वो उसे अपने कमरे में ले गया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, सुमन, तुम समझने की कोशिश करो। अभी तो पापा कितने पैसे कमा रहे हैं, उनका खुद का बिजनेस है। न जाने उन्होंने कितने ही पैसे जमा कर रखे हैं, कितने गहने जमा कर रखे हैं। अगर ऐसे में हम उनसे अलग हो जाएंगे तो वो हमें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको माँ के सामने डांट रहा था, प्लीज गुस्सा मत होना। बस कुछ दिन की बात है, फिर हम पिताजी से पैसे ऐंठ कर यहाँ से चले जाएंगे। बेटी की बात बहू को भी ठीक लगी और वो हमारे साथ रहने के लिए राजी हो गई, लेकिन पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर टीवी देखती रहती या अपने फोन में लगी रहती, पर काम को हाथ बिल्कुल नहीं लगाती। उस समय मेरी बेटी रेखा 10वीं की क्लास में थी और वो अपनी भाभी के होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करती थी, लेकिन क्या ही कर सकते थे। बेटा भी पूरे दिन ऐसो आराम करता और मेरे पति दिन भर काम संभालते। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे पति अपने काम पर से घर आ ही रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था
कि उनकी मृत्यु तुरंत हो गई। बेटे बहू को पता चला तो बेटा तो तुरंत अपने पिता के पास पहुंच गया, लेकिन इधर बहू तो बहुत खुश हो रही थी कि अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अपने ससुर के सामने बहू की कभी भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। जब तक मेरे पति घर पर रहते तब तक वो कुछ काम में भी मदद करवा देती थी, लेकिन जैसे वो अपने काम पर जाते तो पीछे से बहू बेटे रोज घूमने निकल जाते। मैंने भी कभी अपने पति से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की कि दिन भर काम से परेशान रहते हैं, क्यों फालतू में घर में कलह पैदा की। खैर, जैसे तैसे मेरे पति को घर लाया गया। मेरा और मेरी बेटी रेखा का तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बहू की आंख से एक भी आंसू नहीं था। मेरा बेटा इधर उधर दौड़ भाग कर अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, और इधर बहू ने हमारे जितने भी गहने और रुपए पैसे थे सारे अपने कब्जे में ले लिए। उसे हमारे दुख से कोई लेना देना नहीं था। लोक राज को देखते हुए बेटे ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, और 13वीं होते ही मुझे और मेरी बेटी रेखा को पीछे बने एक छोटे से कमरे में, जहां कबाड़ का सामान रहता था, वहां रहने के लिए कहा। हम दोनों माँ बेटी उस दिन पूरे दिन भर रो रो कर उस कमरे की साफ सफाई करके उसमें रहने लायक स्थान बनाया। शाम को जब मैं अपने कमरे में आकर अपने कपड़े और गहने लेने लगी तो बहू ने आकर कहा, बुढ़िया, अगर गहने और पैसे ढूंढ रही हो तो वो मैंने कब से जब्त कर लिए हैं। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। अगर इस घर में रहना है तो दोनों माँ बेटी चुपचाप घर के काम करती रहो और बदले में 2 वक्त का खाना खाती रहो। लेकिन बहू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे बुढ़िया, कर सकती हूँ, नहीं कर चुकी हूँ, कहते हुए उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। अब क्या था, बहू बहुत बड़े घर से आई थी, तो उसके तो पहले से ही भाव बढ़े हुए थे कि वो अमीर बाप की बेटी है। अब तो हम दोनों माँ बेटी को बेसहारा समझकर हम पर हुक्म चलाने लगी। सुबह होते ही कहती, अरे ओ महारानियों, नींद खुली या नहीं, या पानी लाकर डाल दूं तुम दोनों माँ बेटी के ऊपर। जबकि उसके उठने से पहले ही मैं उठ जाया करती थी ताकि मेरी बेटी को आराम मिल सके, लेकिन वो नागिन मेरी बेटी को सोता देख उसके बाल पकड़कर उठा देती थी या कभी उसके मुंह पर पानी डाल देती थी। इसलिए रेखा भी मेरे साथ ही उठ जाया करती थी। 2 पोता पोती थे, लेकिन उन्हें भी बहू हमारे पास कभी नहीं आने देती। वो भी हम दोनों माँ बेटी को भिखारन कहकर ही बोलते थे। एक दिन मैं सुबह सुबह काम में ही लगी हुई थी कि बहू ने आकर कहा, अरे बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो ना। आप तो ऐसे काम कर रही हो जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। और वो आपकी महारानी बेटी की नींद खुली या नहीं, जरूर चादर ताने सो रही होगी। जाओ जल्दी से उसे उठाओ, वरना जानती हो ना, मैं अगर उठाने गई तो क्या होगा। तभी रेखा बाहर आंगन का झाड़ू लगाकर अंदर आते हुए बोली, माँ, मैंने आंगन में झाड़ू लगा दिया है। मैंने कहा, देख लिया, मेरी बेटी सोई नहीं है बल्कि काम कर रही है। हाँ ठीक है, तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान कर रही है, बदले में 2 वक्त के खाना भी तो खा रही है, कहकर बहू वहां से चली गई। बहू की बातें सुनकर रेखा का खून खौल जाता था, लेकिन माँ उसे शांत करवा देती थी। बहू हमेशा ताने मारती कि मैं और मेरा पति आप दोनों माँ बेटी के लिए कितना करते हैं, अगर हम नहीं होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तुम तो सड़क पर भीख मांगते फिरती। मन तो करता है कि बहू को अभी 2-4 सुना दूं कि तुम हो तभी तो ये हाल है, वरना पति के जाने के बाद भी हम दोनों माँ बेटी सुख से रह सकती थी। लेकिन सोचकर कुछ नहीं कहती कि दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देंगे तो बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। अपने ही घर में हम दोनों माँ बेटी नौकरों की तरह रहती थी। अगर किसी दिन बहू से बेटी को थोड़ी देर और सोने के लिए कहती कि वो भी तो बच्ची है जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, दिन भर स्कूल में, फिर घर में काम और फिर पढ़ाई करके थक जाती है, तो उसे भी थोड़ा आराम करने दिया करो, तो बेटा सुनील बीच में ही कूद पड़ता। देखो माँ, तुम्हारी बेटी की बराबरी मेरे बच्चों के साथ मत किया करो, क्योंकि उनका बाप अभी जिंदा है और ये लड़की अभागिन है जो अपने बाप को ही खा गई। अपने भाई की बात सुनकर रेखा भी रोने लगी, लेकिन मैं बस उसे हमेशा यही साहस देती कि बेटा तुम परेशान मत हो, तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। भगवान ने हमारे किस्मत में जो दुख लिख दिए हैं उसे काटना ही पड़ेगा। रेखा मुझसे हमेशा यही सवाल करती कि माँ, जब हम दोनों इतना काम कर ही रही हैं तो क्या एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं है? जो भैया भाभी के पास रह रहे हैं, हम अलग रहकर भी तो खुश रह सकते थे ना। अब मैं उसे कैसे समझाती कि एक अकेली औरत जो एक जवान बेटी के साथ रहे तो समाज और रिश्तेदारी का क्या दबाव होता है।
मेरी तो उम्र हो गई थी, लेकिन बेटी तो जवान थी। मुझे लगा उसके सिर पर अपने भाई का हाथ रहेगा तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। बस यही सोचकर हम दोनों माँ बेटी अपने ही घर में नौकरों की तरह रह रही थी। लेकिन जब भगवान से मेरी एक ही विनती है कि मेरी बेटी अच्छी नौकरी कर ले और इतनी सक्षम हो जाए कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, बस मैं समझूंगी कि मेरी तपस्या सफल हो गई। तपस्या? कैसी तपस्या बहन जी? रुक्मणी जी ने आश्चर्य से पूछा। तो बिमला जी ने कहा, जब मेरी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। वो इस खुशी को परिवार के सभी के साथ बांटना चाहती थी और इसी खुशी में वो हम सबके लिए घर में ही बेसन की चक्की बना ली। वो चक्की लेकर मेरे पास आ ही रही थी कि इतने में ही बहू बाहर से घूम कर आई थी। उसने घर में चक्की बनी हुई देखी तो वो गुस्से में लाल पीली हो गई। उसने गुस्से में भड़कते हुए कहा, हे भगवान, इन माँ बेटी का पेट है या कुआं जो कभी भरता ही नहीं। अरे हम दोनों पति पत्नी जो दिन भर भाग दौड़ कर करते रहते हैं, हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है और ये घर पर आराम फरमाने वाली इन महारानियों को देख लो कैसे मुफ्त में दूसरे का माल उड़ाया जा रही है। कहते उसने रेखा के हाथ से चक्की की प्लेट छीन ली और उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहा, ए लड़की, खबरदार, जो तुमने हमसे पहले चक्की खाई तो पहले हमें भरपेट खा लेने दो, फिर जो बच जाए उसे खा लेना, वरना बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ला। सुबह से मैंने चाय नहीं पी है। अपनी भाभी की बात सुनकर रेखा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी भाभी के हाथ से प्लेट छीनकर वापस मेरे हाथ में थमाते हुए बोली, भाभी, आपकी बातें सुनते आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें अपने इशारों पर नचाओगी। मैंने चक्की सबके लिए बनाई है, ये नहीं कि सिर्फ हम बनाते रहें और आप खाते रहो। उस दिन रेखा ने पहली बार अपनी भाभी से जुबान लड़ाई थी। अब अक्सर रेखा बात बात पर अपनी भाभी को जवाब देने लगी तो उसकी भाभी को लगा कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही है, तो उसने सोचा इस लड़की को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ये सोचकर एक दिन उसने एक आदमी को फोन लगाया और इत्तेफाक से उसकी सारी बातें मैंने सुन ली। उसने कहा, अगर तुमने इस लड़की को जान से मार दिया तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। तो उस आदमी ने कहा, क्या मैडम, इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए? आपको पता भी है अगर पकड़े गए तो आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। मैं तो इस काम के लिए पूरे 5 लाख रुपए लूंगा। तो बहू ने खुशी खुशी हाँ कर दी और उसी समय उसने रेखा की 2-3 फोटो उस आदमी को भेज दी। ये सब बातें वो मोबाइल स्पीकर पर करके बातें कर रही थी क्योंकि उस समय उसने मुझे बाजार भेज दिया था और रेखा कॉलेज के काम से बाहर गई थी। घर पर कोई नहीं था, लेकिन मैं बाजार से इसलिए जल्दी आ गई क्योंकि एक सब्जी वाली जो हमेशा बाजार में दुकान लगाती थी वो मुझे रास्ते में मिल गई, इसलिए मुझे बाजार नहीं जाना पड़ा और मैं जल्दी ही घर वापस आ गई। मैंने जब बहू की ये नीच हरकत सुनी तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं जल्दी जल्दी घर से बाहर निकली तो रास्ते में रेखा आते हुए मिल गई। मैंने रेखा को वो सारी बात बताई और उसे दोबारा घर आने से मना कर दिया। उस रात वो अपनी एक सहेली के घर रुक गई। मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट चुपचाप ले जाकर उसे दे दिए और वो वहीं से गुड़गांव के लिए निकल गई। उधर उस आदमी ने नशे में धुत ने एक लड़की जो मेरी बेटी रेखा ने जिस रंग की ड्रेस पहनी थी वैसी ड्रेस पहने किसी दूसरी लड़की की फोटो बहू के मोबाइल में भेज दी और ऐसा दिखाया कि सड़क दुर्घटना में वो लड़की मर गई। तो बहू ने कहा कि ठीक है, अब इसको कहीं भी नदी के किनारे फेंकाओ, मैं इस बुढ़िया को बोल दूंगी कि इसकी बेटी कहीं भाग गई है। अगले दिन बहू ने खुश होते हुए मुझे कहा कि बुढ़िया, तुम्हारी बेटी तो कहीं भाग गई है, देखो कल कॉलेज में गई थी और अब तक घर नहीं आई है। आपका बेटा बता रहा था कि उसने किसी लड़के के साथ जाते हुए उसे देखा था। उसने उसका पीछा भी किया लेकिन उसने अपने भाई को देखकर भी अनदेखा कर दिया। तो मैंने भी बहू के सामने झूठे आंसू बहाते हुए कहा कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, देखना वो एक दिन जरूर लौट कर आएगी। तो बहू हंसते हुए वहां से चली गई क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से मेरी बेटी को मरवा ही दिया था। अब मेरी बेटी के न रहने से तो बहू खुलेआम मुझ पर अत्याचार करने लगी। वो अब जब चाहती तब मुझ पर हाथ उठा देती थी, लेकिन मैं बस अपनी बेटी के वापस आने के इंतजार में उसके जुर्म सहती रही। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक बार मैं करीब 10 दिनों तक बीमार रही। मुझे रोज ही बुखार आ रहा था, इसलिए मैं कुछ भी काम करने में असमर्थ थी। तो बहू को ही घर के काम करने पड़ते थे, इसलिए वो मुझे भी अपने रास्ते से हटाने की सोचने लगी कि क्यों ना चाय में ही नशे की दवाई मिला दिया जाए, किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा और उसका काम भी बन जाएगा। पता नहीं वो रोज ही चाय में ऐसा क्या मिलाती थी
जिसे पीकर मैं सिर्फ सोती रहती थी। एक दिन जब मेरी नींद खुली तो मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। मैं पानी लेने रसोई में जा ही रही थी कि मुझे बहू के बोलने की आवाज़ सुनाई दी कि अब तो बुढ़िया का काम तमाम हो ही जाएगा, अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर इसे भी उसकी बेटी की तरह हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और किसी अजनबी आदमी के साथ हंस पड़ी। मैंने उस समय रसोई में जाना ठीक नहीं समझा और दबे पांव चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। जब बहू मेरे कमरे में चाय रखने आई तो मैं भी नींद खोलने का नाटक करने लगी, क्योंकि मैं रोज ही बस नींद खुलती थी, चाय पीती और चुपचाप फिर से सो जाया करती। लेकिन उस दिन मैंने उस चाय को पिया नहीं बल्कि बाहर जाकर फेंक दिया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। बहू आई और चाय का कप उठाकर ले गई। सभी लोग जब दोपहर में आराम कर रहे थे तब मैं धीरे से उठी और दबे पांव अपने घर से भाग आई। धीरे धीरे चलते चलते एक तंबू के पास जाकर चक्कर आया तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। उस तंबू में 2 बूढ़े बुढ़िया रहते थे। वे बहुत ही गरीब और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे गर्मा गर्म चाय पीने के लिए दी, लेकिन मुझे तो चाय से नफरत सी हो गई थी और डर भी लगने लगा था, इसलिए मैंने चाय पीने से मना कर दिया। अब मैं वहीं रहने लगी। वे दोनों बुजुर्ग रोज सड़क पर भीख मांगकर लाते और मैं वहां की साफ सफाई करके उन्हें खाना बनाकर खिलाती। लेकिन एक दिन वो दोनों बुजुर्ग दंपति कहाँ गए पता ही नहीं चला। उसके बाद से मैं इस गांव में आकर इस चबूतरे पर बैठने लगी और शाम होते अपनी उस कुटिया में चली जाती हूँ। अपनी कहानी सुनाते सुनाते विमला जी फूट फूट कर रोने लगी थी। उनके साथ साथ रुक्मणी जी भी रो पड़ी थी। विमला जी गांव में किसी के घर भी छोटा मोटा काम कर दिया करती थी। बदले में गांव के लोग विमला जी को थोड़ा खाना दे दिया करते थे और शाम होते वो अपने तंबू में जाकर सो जाती थी। लेकिन आज विमला जी की तपस्या भी पूरी होने वाली थी, क्योंकि वो शुभ दिन भी आ गया था जब उसकी बेटी के शुभ कदम अपनी माँ की आशा रूपी चादर पर पड़ने वाले थे। अब रेखा अपनी माँ के चरणों में वो सारी खुशियां लाकर डाल देना चाहती थी जिस एक एक चीज के लिए उसकी माँ ने उसके लिए कुर्बानियां दी थी। रेखा जिस दिन वापस अपने गांव लौट कर आई उस दिन साल का आखिरी दिन था। न्यू ईयर की धूमधाम चारों ओर थी। पूरा गांव दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रेखा अपने गांव को सजा हुआ देखकर बहुत खुश थी। उसने एक तिकड़म लगाया कि क्यों न आज ही एक बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन किया जाए, जिसमें गांव के सभी लोगों को मुफ्त में भंडारा खिलाया जाए। वो जल्द से जल्द अपने घर की तरफ चल दी, लेकिन गांव में पहुंची तो किसी औरत ने बताया कि आपकी माँ गांव के बाहर बने एक चबूतरे पर रहती हैं और ये बात आपके भाई भाभी को भी नहीं पता है। लेकिन एक दिन मैंने उन्हें वहां पर बैठे हुए देखा था। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने घबराते हुए कहा कि मेरे बेटे बहू को ये मत बता देना कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, वरना वो मुझे मार डालेंगे, और अगर मेरी बेटी आए तो ध्यान रखना और उसे इसी चबूतरे के पास भेज देना। तो मैंने भी ये बात किसी को नहीं बताई। तो रेखा उस औरत को धन्यवाद देते हुए वहां से चल पड़ी और गांव के बाहर उसी चबूतरे पर जा पहुंची जहां उसकी माँ रहती थी। अपनी माँ को देखकर रेखा फुट फुट कर रोने लगी। माँ, क्या हाल हो गया है आपका? आप दिन रात यहाँ पर कैसे रहती हो? बेटा, मेरी चिंता मत कर, यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया है। अपनी माँ की बात से रेखा को भी सुकून मिला और उसने सोच लिया कि इस न्यू ईयर पर बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाएगा। पूरे गांव वालों के लिए दावत रखी जाएगी, क्योंकि इन्हीं गांव वालों की वजह से तो उसकी माँ आज तक जीवित थी। उसने तुरंत आसपास के लोगों में ये बात पहुंचा दी कि इस न्यू ईयर पर पूरे गांव की दावत रखी जाएगी। शाम होते ही पहले उसने अनाउंसमेंट करवा दिया कि आसपास के जितने भी गांव हैं, किसी भी गांव में कोई खाना नहीं बनाएगा, और उस गांव के ब्लॉक से जुड़े छोटे छोटे शहर के अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी निमंत्रण भिजवा दिया। न्यू ईयर की धूम थी, इसलिए न्यू ईयर मनाने के लिए सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। उतनी बड़ी पार्टी का आयोजन कौन है किसी को भी नहीं मालूम कि किसने ये आयोजन किया था, लेकिन हाँ, पार्टी देखने से ऐसा लग रहा था जैसे पैसे पानी की तरह बहाए गए हैं। पार्टी को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ उस पार्टी की सजावट की चर्चा हो रही थी। उस पार्टी की चर्चा सुनकर रेखा की भाभी सुमन कहाँ पीछे रहने वाली थी। उनके बच्चे भी जिद करने लगे, मम्मा चलो ना न्यू ईयर की पार्टी देखकर आते हैं। तो सुमन और उसका पति सुनील अपने दोनों बच्चों के साथ वहां पहुंच गए। सुमन ने तो कभी इतनी शानदार पार्टी देखी भी नहीं थी। वो तो उस पार्टी की सजावट देखती ही रह गई।
अब बारी आई उस शानदार पार्टी के मुख्य अतिथि के नाम अनाउंस करने की। तो जैसे ही विमला जी का नाम अनाउंस किया गया तो उनके बेटे बहू को एक बार तो धक्का सा लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अरे वो बुढ़िया यहाँ कैसे आ सकती है, वो तो कब की मर गई होगी। ये सोचकर दोनों पति पत्नी फिर से तसल्ली से बैठ गए। लेकिन जब उस पार्टी के आयोजक और इतनी बड़ी सफलता पाने के पीछे की कहानी के बारे में चंद शब्द कहने के लिए जैसे ही रेखा का नाम लिया गया तो सुमन के तो होश ही उड़ गए। वो उन्हें देखकर थर थर कांपने लगी। तभी उनकी बेटी रिया बोली, मम्मी देखो ना, रेखा बुआ जी स्टेज पर हैं और दादी माँ भी हैं, चलिए ना उनसे मिलने चलते हैं। तभी उनका बेटा सोनू आया और बोला, अरे मम्मी आपने देखा क्या, रेखा बुआ जी अभी स्टेज पर थी, अभी अभी उनका नाम अनाउंस हुआ था और अम्मा जी भी, जिसे हम सब हमेशा भिखारन बोलते थे, वो भी वही हैं, चलिए ना उनके पास चलते हैं। तभी सुमन और सुनील गिरते गिरते बचे। तभी उनके आसपास बैठे लोगों ने कहा, क्या हुआ बहन, क्या आप दोनों की तबीयत ठीक नहीं है? तभी सुमन रेखा और विमला जी की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो दोनों जो स्टेज पर खड़ी हैं वो दोनों माँ बेटी भूत हैं। ये लड़की तो आज से 2 साल पहले ही मर चुकी थी। अरे मैंने ही इसे मरवाया था और इसकी माँ भी मर चुकी है। ये लोग इंसान नहीं है, भूत हैं। उनकी बातों पर यकीन करके धीरे धीरे बहुत से लोग वहां से भागने लगे। तो रेखा ने अनाउंस किया कि सब लोग यहीं पर बैठ जाइए और खाना खाकर जाइए। कहते हुए रेखा स्टेज से नीचे आकर सबसे पहले अपनी भाभी को पकड़ कर लाई तो उसकी भाभी थर थर कांपते हुए बोली, लड़की तू सच में रेखा का भूत है ना? क्योंकि मैंने खुद तुझे 5 लाख देकर मरवाया था और तेरी डेड बॉडी को नदी में बाहर फेंकवा दिया था। और तेरी माँ जो हमेशा बीमार रहा करती थी, उसे मैंने रोज चाय में नशे की दवाई डालकर पागल बना दिया था और एक दिन वो भी पागल होकर घर से भागकर कहाँ गई आज तक पता नहीं चला। और आज तुम दोनों माँ बेटी मुझसे बदला लेने आई हो ना? लगता है तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली। हाँ, मिलेगी भी कैसे, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ के सोने चांदी के गहने और फिक्स डिपॉजिट किए गए पैसों को भी चुपचाप हड़प लिया था। इसलिए तुम दोनों माँ बेटी की आत्मा वही उन गहने जेवर और पैसे के आसपास भटकती होगी। तभी रेखा ने कहा, हाँ, मैं रेखा का भूत हूँ, लेकिन अगर तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो अब हमारी आत्माओं को सुकून मिल जाएगा। इसलिए आज रेखा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी भाभी कहने लगी, हाँ ठीक है, आज न्यू ईयर की पार्टी के दिन मैं तुम दोनों माँ बेटी की आत्मा की शांति के लिए ये कबूल करती हूँ कि हाँ, मैंने ही तुझे मरवाया था और तेरी माँ को पागल बनाकर घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन आप दोनों अभी यहाँ से चले जाइए और हमें परेशान मत कीजिए। रेखा अपनी भाभी की बेबसी पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वहीं विमला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रेखा ने पुलिस वालों से निवेदन करते हुए कहा कि सर, जब इन्होंने आप सभी लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है तो देरी किस बात की, अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों को। पुलिस वालों ने उनके बयान के अनुसार उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि रेखा ने गुड़गांव से आते ही सबसे पहले अपने भैया भाभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस का नाम सुनते ही सुमन और सुनील हैरानी से अपनी माँ और बहन को देखने लगे। अब उनकी आंखों पर से भूत का पर्दा उतर चुका था। वो गिड़गिड़ाते हुए रेखा के सामने जाकर माफ़ी मांगने लगे। तभी रेखा ने अपने भाई के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। क्या बिगाड़ा था हम माँ बेटी ने तुम्हारा, जो जीते जी अपनी माँ और बहन को ही मारने का सोच लिया। अरे ऐसे बेटे से तो एक औरत बांझ रह जाए तो वो अच्छा है। अब मैं तुम्हें और कोई सफाई नहीं देना चाहती, इसलिए चले जाइए मेरी नज़रों के सामने से। आज सुनील और सुमन रेखा के सामने गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन आज उसने उनकी एक न सुनी और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया और उनके दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया और धूमधाम से न्यू ईयर की पार्टी मनाकर अगले दिन सुबह पूरे गांव वालों को धन्यवाद देते हुए अपनी माँ और भाई के बच्चों को साथ लेकर वहां से चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक।